वैसे मानना पड़ेगा जरनिश, तुम्हारा कजिन बहुत खूबसूरत है। जरनिश की फ्रेंड ने आंख दबाकर कहा। सिर्फ खूबसूरत नहीं, वो एक जाना माना सिंगर भी है। उफ, उसे रियल में देखकर तो दिल ही नहीं भर रहा। जरनिश की दूसरी फ्रेंड ने भी बीच में लुकमा दिया, जिसकी नजरें जरजान से हट ही नहीं रही थी। नजर ना लगा देना मेरे कजन को, जरनिश ने तन कर कहा। जरनिश, क्या तुम अपने कजन को हमसे मिलवा सकती हो? पहली फ्रेंड ने निहाल होते हुए कहा। वो बहुत कम लोगों से बात करता है, जरनिश ने मुड़कर अपनी फ्रेंड को कहा और जरजान की बाइक पर नजरें मरकूज कर दी। जरजान रूड नहीं था और ना ही उसमें गुरूर कूट कूट कर भरा था, लेकिन वो अकेला रहना पसंद करता था। तकरीबन 20 मिनट बाद रेसिंग अपने अख्तिताम पर पहुंची। एंड द विनर इज मिस्टर जरजान शाह। हर तरफ से तालियों की आवाज़ गूंज उठी। जरजान जरजान के साथ कुछ लोग हार्ट इशू का नारा भी लगा रहे थे। जरनिश खुशी के मारे उछलने लगी, जैसे जरजान नहीं वो जीत गई हो। मुझे पता था तुम ही विनर की ट्रॉफी जीतोगे। जरनिश भागकर जरजान के पास आई और फूले हुए सांस को बहाल करके कहा, मैंने ये रेसिंग सिर्फ तुम्हारी वजह से की है और तुम्हारे जोर देने पर जीत भी किया। अब तो खुश है मैडम। जरजान ने उसे इतना खुश देखकर कहा। थैंक यू जरजान, तुमने मेरी बात मान ली और ना सिर्फ मेरी बात का भरम रखा बल्कि जीत कर भी दिखाया, इसलिए थैंक्स वंस अगेन। अब इस बॉय को पता लगेगा कि हार कर कैसा महसूस होता है। जरनिश ने अफान की तरफ देखकर नखवत से कहा और जरजान भी अफान मिर्जा को देखने लगा। जरनिश इस दफ़ा रेसिंग में हिस्सा लेने के लिए अपना नाम लिखवाने लगी तो अफान मिर्जा ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और साथ में ये लड़कियों के लिए रेसिंग में कोई जगह नहीं है कहकर हिस्सा भी नहीं लेने दिया। इसलिए जरनिश ने जरजान को रेसिंग के लिए बहुत मुश्किल से राज़ी किया, क्योंकि उसे पता था जरजान को रेसिंग में हराना मुमकिन ना सही पर बहुत मुश्किल ज़रूर है। जरनिश मुस्कुराते हुए सोचने लगी, हर साल अफान मिर्जा ये ट्रॉफी विन करता था पर इस साल पर गया। वो बहुत उदास अपनी बाइक से टेक लगाए खड़ा था। हाय बॉय, ये लो, ये तुम्हारी है। जरजान ने ट्रॉफी अफान की तरफ उछाली, जिसे अफान ने महारत से पकड़ ली, जबकि जरनिश जरजान की इस हरकत पर हैरानगी से उसे देखने लगी। मगर ये ट्रॉफी तुमने जीत ली है, अफान ने हैरान होते हुए कहा। मैंने सिर्फ अपनी कज़न के कहने पर ये रेसिंग की थी, किसी को हरा कर उदास करने के लिए नहीं। ये ट्रॉफी मेरी तरफ से तोहमत समझ कर रख लो, जरजान ने मुस्कुरा कर कहा। थैंक्स। अफान उसकी शख्सियत से इम्प्रेस हुआ। नो नीड बॉय, ऑलवेज बी हैप्पी, जरजान ने मुस्कुरा कर कहा और नजरें नाराज कड़ी जरनिश पर डाली। चले जरनिश। जरजान के कहने पर जरनिश ने मुंह फुला कर देखा। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, जरनिश ने नाराजगी से कहा। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है, और वैसे भी तुमने मुझे विन करने का कहा था, ये नहीं कहा था कि मैं ट्रॉफी भी अपने पास रखूंगा, जरजान ने उसे याद दिलाया। जरजान, तुम बहुत चालाक बनते जा रहे हो, जरनिश ने मसनूई नाराजगी से जताया। वो शख्स वाकई में सबसे मुनफरिद था। हाथ में जूस का गिलास पकड़े वो आहिस्ता आहिस्ता पी रही थी। 2 जवान बच्चों की मां होने के बावजूद अब वो अभी तक बहुत खूबसूरत और पुरवकार नजर आती थी, और खूबसूरती तो नीलम को विरासत में मिली थी। नीलम की नीली आंखें टीवी पर मरकूज थी और लबों पर मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। थोड़ी देर पहले उसकी जरजान से बात हुई थी। जरजान को नीलम ने खाने पर बुलाया तो वकास दुरानी की वजह से वो कम कम ही आता था। हालांकि वकास दुरानी उसे दोस्तों की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन फिर भी जरजान इधर आने से झिझकता था। वो डिनर पर हर चीज़ जरजान की पसंद की बनाना चाहती थी, पर उसे याद नहीं कि जरजान ने कभी अपनी पसंद का खाना फरमाइश करके बनवाया हो। ओह नो, मैंने तो जरजान के लिए हमेशा खुद से डिशेस चॉइस की है, जिन्हें वो बहुत रोबत से खाता है। आज भी उसके लिए कुछ अच्छा सा बनवाती हूँ। नीलम खुद से ही बड़बड़ा कर बात करने लगी। अम्मी अब्बास मामू आए हैं। अब गीने ने किचन में आकर खुशी से इतला दी। किचन में काम करती फरहत बेगम के हाथ थम गए और वो अपने माजी में चली गई। फरहत बेगम की पैदाइश के 2 साल बाद उनकी वालिदा बीमारी की वजह से चल बसी। कुछ अरसे बाद फरहत के वालिद ने एक बेवा औरत से शादी कर ली, जिनका पहले से एक बेटा अब्बास था। बचपन में अब्बास की वालिदा ने उस पर बहुत जुल्म किए। बचपन तो जैसे तैसे गुजर गया और उन सालों में उसके वालिद और अब्बास की वालिदा भी दारिफानी से कोच कर गई। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसे अब्बास की बीवी महरीन के इशारों पर चलना पड़ा। महरीन घर का सारा काम उससे करवाती। अगर कभी गलती से भी कोई काम गलत हो जाता तो महरीन उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती। आज तक महरीन के दिए हुए जख्मों से दर्द की ठेसें उठती थी। अजब कर्ब में गुजरी जहां गुजरी, अगरचे चाहने वालों के दरमिया गुजरी। तमाम उम्र जलाते रहे चराग उम्मीद, तमाम उम्र उम्मीदों के दरमिया गुजरी। शाम का सुरमई अंधेरा हर सुपेला हुआ था। परिंदे चहचहाते अपने घरों को लौट रहे थे।
सूरज भी अपनी शुआओं को सुरमई होता देखकर डूबने लगा और रात सर उठाती पूरे आसमान पर चादर की तरह फैलने लगी। दूर उफक पर एक नन्हे तारे ने आसमान से सर निकाल कर उदास खड़ी आयशा शाह को देखा। आयशा, आपने मेरी पायल कहाँ रख दी? जियाद शाह ने कमरे में दाखिल होकर खिड़की के पास खड़ी आयशा शाह को मुखातिब किया। जी, आपकी पायल मैंने स्टडी टेबल वाली दराज में रख दी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। आयशा शाह जियाद की आवाज़ सुनकर चौंकी और फिर बहुत जल्द खुद को संभाल कर जवाब दिया, आयशा। जियाद शाह ने उनकी उदास आंखों में झांक कर पुकारा, जी। आयशा शाह जाते जाते रुक गई। क्या हुआ, आप बहुत उदास नजर आ रही है। जियाद शाह ने आयशा का रुख अपनी तरफ करके कंधों से पकड़कर कहा, कुछ नहीं। आयशा शाह ने नपी में सर हिलाकर जवाब दिया, क्या जरजान की वजह से परेशान है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, और जरजान तो मेरा बहुत प्यारा बेटा है, उसके रवैये से मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचती। आयशा शाह ने तफसीलन जवाब दिया और मुस्कुरा दी। तुम्हें पता है नीलम, जब तुम उदास होती हो तो इससे पहले कि जियाद शाह जुमला मुकम्मल करते उन्होंने लब बेंच लिए। वो आयशा का नाम ले रहे थे, पता नहीं कैसे नीलम का नाम लबों से अदा हो गया। मैं फाइल लेकर आती हूँ। आयशा शाह जल्दी से कहकर रूम से बाहर निकल आई। उन्हें पता था जियाद शाह नीलम नहीं बल्कि आयशा शाह का नाम लेना चाहते थे, पर गलती से नीलम कह दिया। दिल के अंदर कुछ चुभा था, कुछ ज़्यादा ही चुप गया था। अम्मी कहाँ को गई है? अब कीने की आवाज़ उसे माजी से हाल में ले आई। हाँ चलो, फरहत बेगम ने उसे साथ आने का कहा और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। बास जो ड्राइंग रूम का जायज़ा ले रहे थे फरहत के सलाम करने पर खड़े हो गए। वालेकुम अस्सलाम फरहत, खुश रहो। बास ने फरहत बेगम के सर पर हाथ रखा। कैसी हो फरहत, माफ़ करना, तुम्हारा और अपनी प्यारी बच्ची का ख्याल रखना भूल गया, और फिर इस बीमारी ने किसी चीज़ का नहीं छोड़ा। अब्बास ने सोफे पर बैठकर बात मुकम्मल की और आखिर में कांसने लगे। भाई साहब आप फिक्र ना करें, हम दोनों ठीक हैं, करम अल्लाह पाक का, खैर आफियत से रह रहे हैं। फरहत बेगम ने बात मुकम्मल करके अब्बास को देखा, जो अपनी उम्र से काफ़ी बूढ़े और लागर लग रहे थे। अब अगर वो इतने साल बाद घर आए, और भाई साहब कैसे आना हुआ? आप गिने जाओ, चाय वगैरह लेकर आओ। फरहत बेगम ने अब्बास से पूछा और साथ बेटी आप गिने को भी काम कह दिया, और आप गिने इस बात में सर हिलाती उठ गई। फरहत, क्या मैं अपनी बहन और बांजी से मिलने नहीं आ सकता? अब्बास ने नाराज़गी से कहा, इतने सालों बाद आ रहे हैं, अगर आप आज मिलने आए हैं तो इसमें मेरा हैरान होना बनता है। फरहत बेगम ने आखिर में तंज़ी अंदाज में कहा, फरहत मैं जानता हूँ कि माजी में मुझसे बहुत गलतियाँ हुई है। मैंने कभी तुम्हें एक भाई का सहारा नहीं दिया, और महरीन ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसके लिए भी शर्मिंदा हूँ। अब्बास ने शर्मिंदगी से कहा। फरहत बेगम ने बेतासुर निगाहों से अपने भाई को देखा और जहन में माजी फिर किसी फिल्म की तरह चलने लगा। वो दिन कैसे भूला जा सकता है जब सारा दिन घर के कामों में उलझती रही और रात भर पेपर की तैयारी करती रही। उस वक्त उसकी उम्र महज 17 साल थी और वो इंटर की तलबा थी। कुछ ख्वाब थे जिन्हें ताबीर देनी थी, कुछ बनना था, कुछ करने की लगन थी, और यही लगन थी जो उसे तकने नहीं देती थी। सुबह उसका पेपर था, मगर महरीन ने पहले काम करने और नाश्ता बनाने का कहा। हालांकि वो कल से भूखी थी, मगर यहाँ फिक्र किसे थी। काम ख़त्म करके वो पेपर देने चली गई। भूख की वजह से उसे पेपर के दौरान भी बार बार चक्कर आ रहे थे, मगर वो हिम्मत नहीं हारी। छुट्टी के बाद उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी और वो चकरा कर ज़मीन पर डे गई। तब सर ज़ुबैर अहमद ने उसकी मदद की, जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले खुश शक्ल नौजवान थे। वो उसे अस्पताल लेकर गए और नकाहत की वजह से ड्रिप लगानी पड़ी। 3 घंटे बाद उसे होश आया। जब सर ज़ुबैर उसे घर छोड़ने गए तो महरीन ने बैन करते हुए इर्द गिर्द की सारी अवाम इकट्ठी कर ली, क्या क्या तोहमतें लगाई उसके किरदार पर। तब उसने दूर खड़े तमाशा देखते अब्बास से मदद मांगी, मगर वो बीवी का गुलाम था। जो बीवी ने कहा वही सही, और इस तरह उस दिन उसके किरदार पर कीचड़ उछाल कर घर से बेदखल कर दिया गया। सर ज़ुबैर अहमद ने उसकी रजामंदी से उसी दिन निकाह कर लिया और उसे अपने साथ ले गए। तब जिंदगी कुछ आसान हुई, मगर शायद उसकी हाथ की लकीरों में खुशी नहीं लिखी थी। महज 24 साल की उम्र में वो बेवा हो गई। तब एक दफ़ा फिर उन्होंने अपने भाई से मदद मांगी, मगर महरीन के सर्द रवैये ने उसे बहुत कुछ जता दिया। ऊपर से ज़ुबैर अहमद के दोस्त की वजह से महरीन फिर से उसके किरदार की धज्जियाँ उड़ाने लगी, और फिर खामोशी से फरहत बेगम ने नीयब गीने को लेकर अलग घर में रहने लगी, और अपनी बेटी के चेहरे में उन्होंने जीना सीखा, और वो अपनी बेटी की परवरिश में सारे गम भूलने की कोशिश करने लगी। मगर ज़िंदगी के सोजुजियाँ बहुत आसानी से बुलाए जाते हैं क्या? अपने गम पर खुशी की पेवनज़दा चादर ओढ़कर ज़िंदगी के तसलसल को बरकरार रखा जाता है, पर कभी कभी जब पेवन उधड़ता तो गम फिर से झांकने लगते हैं, और ज़िंदगी इसी का नाम है। और फरहत बेगम भी ऐसी ज़िंदगी गुजार रही थी। अम्मी चाय का कप उठा ले, अब गीने की आवाज़ पर वो चौंक गई और चाय का कप पकड़ लिया। अरे मेरे प्यारी बच्ची, तू बहुत अच्छी चाय बनाती है,
عباس بھائی نے چائے کا سپ لے کر مسکراتے ہوئے کہا۔ فرحت نے بے ساختہ عباس کو دیکھا جو اب گینے سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ اگر اس کا بھائی سچ میں بدل گیا تھا اور ان کے لیے فکر مند رہنے لگا تھا تو وہ کیوں نہ شکری کر رہی تھی، اسے بھی معاف کر دینا چاہیے تھا۔